नमस्कार दोस्तों, हम लोग आप लोग के पास एक ओटी आईसीयू इमरजेंसी का नया टॉपिक जो है एनेस्थीसिया आप लोग के पास लेके आए हैं। नॉर्सेट में हो गया, एम्स हो गया, ईएसआईसी हो गया, आरआरबी हो गया। ओटी आईसीयू इमरजेंसी में 30 क्वेश्चन नॉर्सेट में आते हैं, तो उसको बेस्ड करके हम लोग जो भी अगले वीडियो होगा उसको बेस करके वीडियो जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग पहला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया का कितना स्टेजेस होता है, एनेस्थीसिया का टाइप्स कितना होता है, कौन सी एनेस्थीसिया कौन सी केसेस में देते हैं, उसका टाइप्स में कौन कौन सी साइड में देते हैं, कौन सी नीडल यूज करते हैं, कितना गज का नीडल यूज करते हैं, कौन सा नीडल यूज करने से साइड इफेक्ट क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा, कॉम्प्लिकेशंस होगा एनेस्थीसिया का। आप लोग ओटी हो गया, आईसीयू हो गया, कोई कोई प्री ऑपरेटिव नर्स होगा, पोस्ट ऑपरेटिव नर्स आप लोग ड्यूटी कर रहे होंगे, आप लोग को पता होगा कि जो भी पेशेंट ओटी से पहले क्या करते हैं, एनपीओ रखते हैं, मतलब नील पर ओरल मतलब जो कुछ भी माउथ से नहीं देना है, मतलब एलिमेंटरी ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं देना है। एलिमेंटरी ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्ट ट्रैक्ट और सुफेगस से माउथ टू लेके स्टोमक तक कुछ भी चीज नहीं देना है, क्यू नहीं देना है। देने से क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, तो इसलिए एनपीओ रखते हैं। आप लोग को नया नया जो स्टूडेंट्स आते हैं, इंटर्न्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, नया नया जब काम करते हैं तो पेशेंट को खाना दे देते हैं, बोलते क्या होगा, उनको कॉम्प्लिकेशन आप लोग को जानना चाहिए। एक पेशेंट का डेथ हो सकता है सिर्फ आपका छोटा गलती से। आप लोग को पिक्चर भी एक है, पेशेंट का थोड़ा बिस्किट शायद कुछ खाने के लिए दे दिया था, पेशेंट का पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, उस पेशेंट का छोटे बच्चे का डेथ हो गया था। तो आप लोग उसके बारे में जानना चाहिए एज ए नर्स, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, एनेस्थीसिया क्या है, और उसके हिसाब से आप लोग टर्मिनोलॉजीज पहले पता कर लेंगे तो आप लोग को इजी होगा आगे समझने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का टॉपिक एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है, आप हर चीज को जो भी टॉपिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस को जो भी टर्मिनोलॉजीज आते हैं, वर्ड्स आते हैं, उसको आप लोग को तोड़ देना है। जैसे कि आप लोग को पता होगा एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया को हम लोग दो ये में तोड़ देते हैं। एस्थीसिया, तो एस्थीसिया का मीनिंग क्या है, तो आप लोग को एनेस्थीसिया का मीनिंग समझने से पहले एस्थीसिया का मीनिंग पता करना पड़ेगा। तो एस्थीसिया का मीनिंग क्या होता है ना, फीलिंग ऑफ पेन और फीलिंग ऑफ सेंसेशन, ये है एस्थीसिया। फीलिंग ऑफ पेन जो होता है वो एनाल्जेसिया होता है, एस्थीसिया मतलब फीलिंग ऑफ सेंसेशंस, ये क्या है एस्थीसिया। एन मतलब एब्सेंस, तो एब्सेंस ऑफ सेंसेशंस क्या होगा एनेस्थीसिया। आप लोग को समझ में आएगा एनेस्थीसिया का मीनिंग क्या है। और एक टर्मिनोलॉजी होता है आप लोगों को पता है, एनाल्जेसिक और एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब क्या है, एनाल्जेसिक आप लोग ड्रग्स देते हैं, एनाल्जेसिया मतलब जेसिया मतलब फीलिंग ऑफ पेन, एनाल्जेसिया मतलब एब्सेंस ऑफ पेन। टर्मिनोलॉजी पता चल गया। और एक होता है एनेस्थीसिया और एक होता है एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक मतलब क्या होता है, ड्रग्स जो एनेस्थीसिया में यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक्स। तो जो ड्रग्स यूज होता है एनेस्थीसिया के लिए उसको क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक्स। एनेस्थीसिया क्या पता चल गया, एस्थीसिया क्या पता चल गया, जिस एनाल्जेसिया क्या पता चल गया, एनाल्जेसिक क्या पता चल गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एनेस्थीसिया क्या है। तो आप लोग को क्या है डेफिनेशन, आप कुछ बता सकते हैं अभी कि हम लोग सेंसेशन को कम करने के लिए, पेशेंट को पेन को कम करने के लिए, बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, उसका रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करने के लिए, कब, जब ड्यूरिंग थोड़ा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी केसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, देते हैं एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया आप लोगों को पता चल गया क्या है एनेस्थीसिया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। तो मोस्टली 3 टाइप का एनेस्थीसिया होता है, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया थर्ड में क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया। तो हम लोग उसको डिफरेंट करके पढ़ेंगे। जनरल एनेस्थीसिया मतलब आप लोग मैं बोल रहा हूं, हम लोग मैं ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा लिखूंगा थोड़ा कम। तो जनरल एनेस्थीसिया मतलब क्या है,
पेशेंट का लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा और उसके साथ क्या होगा, पेन भी कम होगा और उसमें क्या होगा, पूरा होल बॉडी को कंट्रोल किया जाएगा। वो क्या है, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल क्या होगा, आपको कौन से होगा, पेशेंट का लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, पेन नहीं होगा, रिफ्लेक्सेस कंट्रोल में होगा। ये सब कब होगा, जनरल एनेस्थीसिया में होगा। और क्या है, रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल मतलब कोई एक बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रही है, जैसे कि अपर बॉडी पार्ट हो गया या लोअर बॉडी पार्ट हो गया, एक रीजन को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब एनेस्थीसिया देके पेशेंट का सेंसेशन को कम कर रहे हैं। ये क्या है, रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया कहाँ देते हैं, जैसे रीजनल एनेस्थीसिया में भी क्लासिफिकेशन है, मतलब छोटा छोटा का, जैसे देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, और क्या है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, और क्या है कोडल एनेस्थीसिया। ये टाइप्स है। और लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, लोकल मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा। मतलब देखो मैं क्या बोला, जनरल में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। ये जो रीजनल और लोकल एनेस्थीसिया है, इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, लेकिन पेशेंट को सेंसेशंस नहीं आएंगे। जो रीजनल है एक रीजन में होगा, कुछ पार्ट में होगा, लेकिन जो है लोकल एनेस्थीसिया वो पर्टिकुलर साइट में होगा, जैसे कि हाथ में हो गया, पैर में हो गया, उसमें हम ये क्या यूज करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया। थोड़ा बहुत करके आप लोग को जनरल क्या है और रीजनल क्या है और लोकल एनेस्थीसिया क्या है उसके बारे में पता चल गया। तो उसका साइट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग अभी पूरा डिटेल्स करके पढ़ेंगे। जनरल एनेस्थीसिया कैसे काम करता है, कौन सी केसेस में देते हैं, और रीजनल एनेस्थीसिया कहाँ पे देते हैं, और लोकल एनेस्थीसिया कहाँ पे देते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या बोला, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, उसके साथ कॉन्शियसनेस क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और क्या होगा, इस जो केसेस में हम लोग करेंगे उस केसेस में पेशेंट का अमनेसिया होगा। अमनेसिया मतलब पेशेंट को पता नहीं चलेगा आप लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। मतलब आप ओटी में ले गए, ओटी में लेके जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को इस तरफ से उस तरफ फेंक दिया, इधर फेंक दिया, उधर उसको लेके कोई चला गया, बहुत सारे मतलब पेशेंट के साथ क्या क्या करते हैं पता नहीं चलता है। तो पेशेंट में क्या होगा, ये अमनेसिया होता है, पेशेंट का याद नहीं रहता है। कौन सी केस पे, जनरल एनेस्थीसिया में। वो कैसे किया, मतलब आप कैसे उसके साथ ओटी किया, मतलब कैसे कौन सा रीजन में आप लोगों ने इंसिजन किया, उसे कैसे स्टीच किया, उसको कैसे नॉर्मली उसको काटा, वो सब उसको पता नहीं चलता है। ये कौन सा होता है, जनरल एनेस्थीसिया में होता है। जनरल एनेस्थीसिया में और क्या होता है, ऑटोनोमिक एरिफ्लेक्सिया। आप लोग को पता चल रहा है, ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक। हम लोग का बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक। जैसे कि हम लोग का रिफ्लेक्सेस है, ए रिफ्लेक्सिया मतलब हर चीज को तोड़ना, रिफ्लेक्सिया मतलब रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस मतलब हम लोग कुछ भी रेस्पॉन्स होने से रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि आई ब्लिंकिंग, आपके आई के सामने कुछ भी आ जाने से क्या होगा, आई क्लोज हो जाता है। वो क्या है, वो है आई ब्लिंकिंग, आई वो एक आई रिएक्शन से मतलब रिफ्लेक्सेस से। और क्या है, कफिंग एक रिफ्लेक्सेस है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया मतलब आप लोग को समझना चाहिए कि हर टर्म को तोड़ के आप लोग को समझना है। ऑटोनोमिक एरिफ्लेक्सिया, ऑटोनोमिक मतलब बॉडी में जो ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, आई ब्लिंकिंग हो गया, और भी जैसे कि गैग रिफ्लेक्स हो गया, और भी बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होता है। वो क्या होता है ना, ए रिफ्लेक्सिया है। ए मतलब एब्सेंस, ऑटोमेटिक मतलब जो ऑटोमेटिकली जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो एब्सेंस हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक ए रिफ्लेक्सिया। जैसे कि गैग रिफ्लेक्स, आप लोगों को पता होगा गैग रिफ्लेक्स क्या है। गैग रिफ्लेक्स मतलब सामने क्या है ऑसोफेगस, पीछे क्या है ट्रकिया, ट्रकिया के ऊपर क्या होता है एपिग्लोटिस। आप लोग जब खाना खाते हो, जब क्या करते हैं, खाना खाने के टाइम पे बोलते हैं मम्मी लोग, पापा लोग क्या बोलते हैं कि बात मत करना। बात करने से क्या होता है ना, खाना खाने के टाइम पे एपिग्लोटिस जो क्या है ओपन हो जाता है। एपिग्लोटिस ओपन होने से क्या होगा, जो खाना है वो फूड पाइप पे नहीं जाके विंड पाइप में चला जाएगा। विंड पाइप जाने से क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा, उसको क्या बोलते हैं, कफिंग रिफ्लेक्स। तो ये क्या है, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्शंस है। तो जब हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देंगे, जनरल एनेस्थीसिया देने से क्या होगा, ऑटोनोमिक ए रिफ्लेक्सिया होगा, और जो रिफ्लेक्शंस है वो एब्सेंस हो जाएंगे। तो सोचो
हम लोग जब नॉर्मल है खाना खा रहे हैं वो सुपेंस में जा रहा है, जब पेशेंट का जनरल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद ऑटोनोमिक एयर रिफ्लेक्शन हुआ, ऑटोनोमिक एयर रिफ्लेक्शन से गैग रिफ्लेक्स क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो जब खाना उसको देंगे तो क्या होगा, पेशेंट का एस्पिरेटेड हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं ना 6 आवर्स पहले, और ओटी जब ओटी से आया रिकवरी रूम 2 घंटे के होता है, 2 घंटे के बाद क्या करते हैं, गैग रिफ्लेक्स को चेक करते हैं। आने तक हम लोग क्या देते हैं, फ्लूइड सी चलता है, गैग रिफ्लेक्स आने के बाद देते हैं क्या, लिक्विड्स डाइट देते हैं। और जब हम लोग का बाउल मूवमेंट आ जाता है हम लोग तब क्या देते हैं, पेशेंट को सॉलिड फूड्स देते हैं। तो ये क्या है, आप लोग क्यों हम लोग ओटी से पहले एनपीओ रखते हैं, समझ में आ गया। ये क्या है, ऑटोनोमिक एयर रिफ्लेक्सिया है। ये सब कौन सी केस में होता है, जनरल एनेस्थीसिया के केसेस में होता है। और क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है ना, जनरल एनेस्थीसिया काम करता है जैसे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट मतलब स्केलेटल मसल को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है। स्केलेटल मसल हो गया, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाता है, पेशेंट क्या होता है, मूवमेंट्स नहीं हो पाता है। मतलब क्या प्रॉब्लम तो नहीं, ये पेशेंट हम लोग को सर्जन को हेल्प करता है। तो सोचो कि पेशेंट का स्केलेटल मसल रिलैक्स हुआ, तो स्केलेटल मसल स्मूथ मसल क्या है, ब्लड वेसल है, कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटल मसल में कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाता है ना, कनेक्टिव मसल्स जो होता है वो क्या होता है ना, रिलैक्स हो जाता है। तो ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल भी रिलैक्स हो जाता है। तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स होने से क्या होगा, जब जनरल एनेस्थीसिया हम लोग दिए ब्लड वेसल रिलैक्स हुआ है, जब ब्लड वेसल रिलैक्स होने से डायमीटर चौड़ा होगा, डायमीटर चौड़ा होने से पेशेंट का ब्लड वेसल क्या होगा, फॉल हो जाएगा। तो जब पेशेंट का ओटी केसेस हुआ है, ऐसे भी ब्लड लॉस हुआ है, हाइपोवोलेमिया हुआ है, ब्लड वॉल्यूम कम है, उसके साथ क्या हो रहा है, ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है, पेशेंट का क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है। तो ये चीज हर टाइम हम लोग बोलते हैं ना, वाइटल्स मॉनिटर करना है। रिकवरी रूम में होता है, ओटी के बाद रिकवरी रूम होता है, उसमें क्या चेक करते हैं, हाइपोटेंशन को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया। ये जनरल एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट है। उसके साथ क्या है, ओटी में भी फ्लूइड लॉस हुआ है, उसको भी चेक करना है। ये हो गया। और क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया केसेस में, जो जनरल एनेस्थीसिया का होता है वो डोजेस को फिक्स होता है। जो जनरल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो लोग ही डोज फिक्स करते हैं, कौन सी पेशेंट कितना टाइम तक सेडेटिव रहेगा उसको देते हैं। ये इसमें हिप्नोसिस होता है, मतलब पेशेंट को पूरा सेडेटिव किया जाता है, सेडेट किया करके रखते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, पेशेंट को और डोज थोड़ा कम हुआ तो पेशेंट क्या होगा, ऑपरेशन हो रहा होगा, पेशेंट उठ जाएगा। फिर क्या करते हैं, उसे इनहेलेशन एनेस्थीसिया दे के मेंटेन करते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो पेशेंट को कितना डोजेस में देना चाहिए, कितना टाइम तक उसको जनरल एनेस्थीसिया दे के रखना है, इनहेलेशन एनेस्थीसिया कितना टाइम यूज करना है, ये सब सिर्फ जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो डिसाइडेड करते हैं। तो उसको देख के जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया आप लोग को उसके बारे में पता चल गया होगा। तो जनरल एनेस्थीसिया का साइट क्या होता है, मतलब इंट्रावेनसली देते हैं जनरल एनेस्थीसिया, और इनहेलेशन एनेस्थीसिया भी होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया का एग्जांपल्स क्या क्या है, ड्रग्स क्या क्या है। जनरल एनेस्थीसिया इनहेलेशन भी देते हैं, आईवी भी देते हैं। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि एग्जांपल क्या, अट्राक्यूरियम, अट्राक्यूरियम। और भी, और क्या इनहेलेशन एनेस्थीसिया में क्या है, हालोथेन, डेस्फ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन। और ये जो हालोथेन का कलर होता है रेड कलर होता है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। डेस्फ्लुरेन का ब्लू कलर होता है और आइसोफ्लुरेन का पर्पल कलर होता है। और भी है, और एक येलो कलर का होता है, और भी एक येलो कलर का आता है। जैसे कि और भी ड्रग्स, बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, इसको याद रखना है आपको, कौन सी कलर इनहेलेशन में कौन सी कलर यूज होता है, तो आप लोग को पता चले कि ये मेडिकेशन यूज हुआ है। ये क्या है आप लोग का जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में आप लोग को डिटेल्स पता चल गया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीजनल एनेस्थीसिया। तो हम लोग जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ लिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया में मैं आप लोग को बोला था कौन सी है। पहला क्या है, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया,
कोडाल एनास्थीसिया और क्या है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। तो आप लोग को स्पाइनल एनास्थीसिया में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग देंगे, स्पाइनल कॉर्ड में मतलब सबैराक्नॉइड स्पेस में देंगे। तो स्पाइनल एनास्थीसिया को आप लोग को समझने के लिए एक स्पाइनल कॉर्ड में देंगे तो एक बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट हो गया, अपर बॉडी पार्ट हो गया, एक पार्ट हम लोग का क्या होगा एनास्थीसिया हो जाएगा। एनास्थीसिया होने से उधर लॉस ऑफ सेंसेशन बंद रहेगा। तो स्पाइनल एनास्थीसिया में आप लोग को कौन सी साइड में देना है, आप लोग को पता है वर्टिब्रल कॉलम में उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड कौन सी लेवल तक कंटेन होता है, एडल्ट केस में स्पाइनल कॉर्ड कितना तक रहता है और चिल्ड्रन में कितना तक रहता है। एडल्ट में कितना तक रहता है L1 तक और चिल्ड्रन में L2 तक रहता है स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आता है। तो आप लोग को पता है कि स्पाइनल कॉर्ड है सॉरी जो स्पाइनल कॉर्ड का है L1 और L2। आप लोग स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग स्पाइनल एनास्थीसिया देंगे तो स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं नीडल से। वो नीडल का कितना गॉस का 25 गॉस का आता है, उस नीडल से क्या होगा होल हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो सकता है। तो स्पाइनल L1 नहीं देखे, एडल्ट के कौन सी कसे में रहते हैं L3 है ना, L4 लेवल में क्या करते हैं ना जो स्पाइनल एनास्थीसिया को देते हैं। तो L3 और L4 लेवल में देना है, कौन सी कितना नीडल है 25 गॉस का नीडल होता है। तो स्पाइनल एनास्थीसिया मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि स्पाइनल एनास्थीसिया का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक एंड हाइपोटेंशन। ये बहुत बार नर्सरी में क्वेश्चंस आया है, आप लोग को याद रखना। मैं जैसे जो टॉपिक जो पॉइंट बोल रहा हूं जैसे कि स्पाइनल एनास्थीसिया होगी, स्पाइनल एनास्थीसिया का क्या बोला मैं, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन एंड हेडेक। ये चीज आप लोग का जो जहां पे भी नोट कर रहे हो एक साइड में नोट बना के लिख सकते हो, नहीं तो जो खाता होता है उसके ऊपर में आप लोग जो स्पेस होता है उधर से लिख सकते हो। जैसे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन एंड हेडेक। ये तो जो साइड इफेक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो ओटी के बाद पेशेंट आता है ना, स्पाइनल एनास्थीसिया पेशेंट को दिया हुआ है, तो पेशेंट को क्या करना है, कैसे करना है, फ्लैट पोजीशन देना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैट पोजीशन देने से हाइपोटेंशन और हेडेक को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। उसका मैकेनिज्म बहुत है, कभी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा स्पाइनल एनास्थीसिया के ऊपर में। तो आप लोगों को स्पाइनल एनास्थीसिया पता चलेगा। अभी होता है एपिड्यूरल एनास्थीसिया। एपिड्यूरल एनास्थीसिया जैसे नाम ही आपको बता रहा है कि एपिड्यूरल स्पेस में ही देना है एनास्थीसिया देना है। और कोडल ब्लॉक, कोडल एनास्थीसिया। आप लोग को कोडल एनास्थीसिया समझने के लिए आप लोग को मैं डायग्राम के साथ समझाता हूं कोडल एनास्थीसिया क्या है और ये क्या है, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक मतलब जैसे कि आप लोग कुछ सर्जरी कर रहे हैं वाजिना के एरिया में तो फूड एंडल नर्व ब्लॉक होता है, कहीं पे रीजन में कर रहे हैं कि जो डेंटल के केसेस में करते हैं उधर नर्व ब्लॉक होता है। तो छोटा छोटा नर्व को ब्लॉक करना है, एक पार्ट को एक नर्व में ब्लॉक कर देंगे तो एक पार्ट को नर्व सप्लाई बंद हो जाएगा। सेंसेशन के लिए कौन सा हम लोग का जिम्मेदार नर्व जाता है, जैसे कि मोटर नर्व होता है, सेंसरी नर्व होता है। सेंसरी नर्व क्या करता है, सेंसेशन लेके ब्रेन में जाता है, मोटर नर्व क्या करता है, सेंसेशन लेके आता है उस स्पेस में। तो उसमें क्या नर्व हम ब्लॉक कर देंगे तो रीजनल एनास्थीसिया देखिए एक रीजन में क्या होगा, नर्व सप्लाई जो सेंसेशन फीलिंग्स नहीं होगा। ये है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स। तो आप लोगों को मैं बोला कोडल जो एनास्थीसिया है वो आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो स्पाइनल कॉर्ड का जो वर्टिब्रल कॉलम का जो स्पेस होता है वो किससे मतलब क्या होता है। जैसे कि ये हो गया एस शेप का, थोड़ा डायग्राम नहीं हो रहा है तो थोड़ा फीलिंग्स ले। ये क्या होता है, सर्विकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रम और ये कॉक्सिस। ये आप लोग क्या होता है स्पाइनल, ये है वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड कितना तक कंटेन करता है, मैं बोला L1 तक और L2 तक चिल्ड्रन। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग को क्या करना है ना, यहाँ पे जो आके L1 पे जो खत्म होता है, सॉरी इधर जो L1 में खत्म होता है इधर से ग्रुप ऑफ नर्व्स निकलते हैं इसे करके, इसे क्या बोलते हैं कोडा, जो नर्व्स है। तो इधर देना है जो एनास्थीसिया को, तो उसको क्या बोलते हैं कोडल एनास्थीसिया। इसमें भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आप लोग पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी केसेस में भी क्या होता है ना, कोडा इक्विनस सिंड्रोम एक होता है। इधर कोडा डैमेज होने से क्या होता है, कोडा इक्विनस सिंड्रोम। और जहां से ये निकल रहा है उसे बोलते हैं कॉनस। दो चीज होता है आप लोग को पढ़े होंगे, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। और क्या दो पढ़े होंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, कोडा इक्विनस सिंड्रोम और कॉनस मेडुलरी सिंड्रोम। ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, आप उधर हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप लोग को समझ में कोडल स्पेस कहां पे है, कोडा में कहां पे हम लोग
कैसे एनास्थेसिया देके उसे ब्लॉक करना है। तो हम लोग का हो गया रीजनल एनास्थेसिया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो सबसे इजी है वो है लोकल एनास्थेसिया। लोकल एनास्थेसिया हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, कौन से केसेस में हम लोग उसको यूज करते हैं। आप लोग को लोकल से पता चल रहा है, लोकल आप लोग नहीं देखोगे, लोकल जब हॉस्पिटल में हम लोग ड्यूटी करते हैं लोकल, हम लोग लोकल है ये है, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं लोकल क्या, हम लोग लोकल मतलब छोटा सा पार्ट, उसमें से क्या करते हैं हम लोग एनास्थेसिया दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट का इमरजेंसी केसेस में है हेड इंजरी हो गया, हेड इंजरी केस में थोड़ा सा जो फ्रंटल लोब में क्या होना थोड़ा सा कट हो गया है, स्टिच देना है। तो स्टिच देना है कैसे देंगे आप लोग, लोकल एनास्थेसिया लेना है, जाइलोकेन 2% लेना है, उसको लेके इंजेक्ट करके उसके बाद आपको स्टिच करना है। एक पार्ट को क्या किया, स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोगों ने क्या किया एनास्थेसिया करके उसको किया। तो ये क्या है लोकल एनास्थेसिया। लोकल एनास्थेसिया हर टाइम रूट को मतलब आप लोग को समझने के लिए रूट को याद रखना पड़ेगा। जैसे आईबी क्या यूज होता है, जनरल एनास्थेसिया। रीजनल एनास्थेसिया क्या, पर्टिकुलर रीजन में इंजेक्ट किया जा रहा है। लोकल एनास्थेसिया कहां पे यूज होता है, सबक्यूटेनियसली। जो लोग आप लोग को ड्रेसिंग कर रहे होंगे, जो इमरजेंसी में ट्रॉमा ओटी में काम कर रहे होंगे, उनको बताओ सबक्यूटेनियसली। और कहां पे देते हैं, इनफिल्ट्रेटेड, इनफिल्ट्रेशन रूट। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या है पता है, इनफिल्ट्रेशन मतलब जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से मुंह में क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, पूरा रेड रेड कलर हो जाता है। देखना कोई कोई लोग होगा विटामिन B12 कैप्सूल को खोल के उसके अंदर चिपका देते हैं, वो क्या है, इनफिल्ट्रेशन है। इनफिल्ट्रेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं छिड़कवाना, मतलब कुछ देना, जैसे कि कैविटी के अंदर कुछ रख देना, वो होता है इनफिल्ट्रेशन। तो वो और क्या होता है, जैसे कि वो है लोकल। और क्या लोकल है एनास्थेसिया, आप लोग को मुंह में जब छाले पड़ जाता है ना, आप लोग को एक देते हैं क्रीम मिलता है, और जाइलोकेन 2% का होता है, वो क्या है इनफिल्ट्रेशन होगा। और रूट याद रखना, वो आप लोग को पता चल जाएगा कि। और इंट्रासेलुलर भी देते हैं, ये क्या है लोकल एनास्थेसिया। मैंने आप लोग को 3 एनास्थेसिया। और लोकल एनास्थेसिया में क्या होगा, सेंसेशन लॉस होता है लेकिन कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहता है। रीजनल एनास्थेसिया में भी सेंसेशन लॉस रहता है, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहता है। जनरल एनास्थेसिया में बोथ सेंसेशन, पेन और क्या है कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। आप लोग को 3 जो हम लोग जनरल एनास्थेसिया हो गया, रीजनल एनास्थेसिया हो गया, लोकल एनास्थेसिया हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। और जो स्पाइनल एनास्थेसिया होता है उसका मोस्टली साइड इफेक्ट होता है, हम लोग अभी उसका साइड इफेक्ट भी, एनास्थेसिया का क्या क्या साइड इफेक्ट भी हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे अलग से। और इंपॉर्टेंट क्या चीज है एनास्थेसिया में, स्टेजेस ऑफ एनास्थेसिया। जब पेशेंट को हम लोग एनास्थेसिया देते हैं वो कौन सी स्टेजेस में जाता है, कैसे एनास्थेसिया बॉडी में हम लोग का जाके काम करता है, उसको हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ एनास्थेसिया। हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ एनास्थेसिया। स्टेजेस ऑफ एनास्थेसिया में 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ डेलिरियम और एक्साइटमेंट। थर्ड स्टेज क्या होता है, सर्जिकल स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या होता है, मेडुलरी पैरालिसिस और डेथ। तो क्या होता है जब पेशेंट को कभी, जब हम लोग एनास्थेसिया देते हैं तो एनास्थेसिया देने से लेके पेशेंट अनकॉन्शियस होने तक जो स्टेजेस रहता है उसे बोलते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। पहला स्टेज खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस होने के बाद पेशेंट का स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और डिलीरियस। आप लोगों को मैं जब जनरल एनास्थेसिया के बारे में बोला था, तो जनरल एनास्थेसिया में क्या होता है, जैसे कि पेशेंट का एक्साइटमेंट होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, एयर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, रिफ्लेक्शंस कम हो जाता है, पेशेंट का मसल टोन इंक्रीजेस हो जाता है, पेशेंट का इतना मतलब ये होता है कि पेशेंट को मैनेज करना भी, मतलब पेशेंट पूरा एक्साइटेटरी स्टेज में होता है, उसे क्या बोलते हैं डिलीरियस और एक्साइटमेंट स्टेज।
और क्या है सर्जिकल स्टेज। सर्जिकल स्टेज क्या है, इस स्टेज में हम लोग पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। पेशेंट का ऑपरेशन फेज कौन सा, सर्जिकल फेज। उसमें हम लोग स्क्रॉब नर्स होता है और जो सर्कुलेटेड नर्स होता है और सर्जन जो होते हैं वो उस केस में ऑपरेटेड करते हैं। ऑपरेटर करने के बाद और स्टिच करने के बाद सर्जिक साइड को क्लीन करके फिर से बैंडेज करने के बाद बाकी जितना भी चीज होता है वो सर्जिकल स्टेज में होता है। उसके बाद पेशेंट उठ जाता है। ये 3 स्टेज क्या हुआ है, जब पेशेंट का जो एनेस्थीसिया एजेंट दिया है वो सही से हो रहा है, तो मतलब ज्यादा नहीं हुआ कि कम नहीं हुआ, ठीक ठाक था, तो स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, एक्साइटमेंट हुआ, डेलीरियस हुआ। एक्साइटमेंट और डेलीरियस में नोजिया, वोमिटिंग, ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, इसमें क्या होता है ना, एस्पिरेशन होने का चांसेस है, तो इस स्टेज को जो नर्सेस है वो मैनेज करते हैं अच्छे से। इस स्टेज है क्या, गैग रिफ्लेक्स कम हो गया है, पेशेंट का नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, क्या होगा, जो चीज है वो सब लंग्स में जाने के चांसेस है, निमोनिया के चांसेस पेशेंट का होने का चांसेस होता है। इस स्टेज को अच्छे से देखना है और उसके बाद सर्जरी स्टेज करके पेशेंट को ठीक कर देते हैं। सोचो कि पेशेंट का ज्यादा क्या हुआ ना, जो मेडिकेशन से वो ज्यादा हो गया, वो क्या करते हैं ना, जाके मेडुलरी पैरालिसिस मतलब जाके ब्रेन में सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। सीएनएस को डिप्रेस करने के बाद पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो ये तीनों स्टेज सक्सेसफुली नहीं हुआ, उसके बाद ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, पेशेंट का मेडुलरी पैरालिसिस एक बार कैसे ऐसे पहले होते थे, आजकल बहुत सारे टेक्निक यूज होते हैं, बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं, नॉलेज बहुत सारे साइंटिफिक साइंस डॉक्टर का बहुत नॉलेज इंक्रीज हुआ है, साइंटिफिकल मेथड बहुत सारे यूज होते हैं। तब क्या होता था ना, पेशेंट का पता नहीं चलता था, एक दो बार ऐसे केसेस हुए हैं जो पेशेंट का एनेस्थीसिया दिया और पेशेंट उठा नहीं कभी, तो ऐसे केसेस होते हैं, उसको बोलते हैं लास्ट स्टेज जो मेडुलरी पैरालिसिस, और उस केस में डेथ हो जाता है। और भी डिटेल्स है आप लोग को आप लोग पढ़ेंगे इसको, बहुत सारे स्टेजेस होता है, मतलब स्टेजेस तो ज्यादा नहीं, मतलब 4 स्टेजेस है, इसका डिटेल्स भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग अभी आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में मिलिए, आप लोग को पूरा टॉपिक को खोल के रख देंगे। यूट्यूब क्लासेस जो होता है 30 मिनट 40 मिनट का होता है, रिलेटिव मतलब टाइम बाउंडेड होता है, तो आप लोग को सब चीज मतलब नहीं बोल पाते हैं। तो ये भी और भी डिटेल्स में है, कौन सी स्टेजेस में रिफ्लेक्सिया होता है, कौन सी स्टेजेस में पैरालिसिस हो जाता है, कौन सी स्टेजेस में रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी क्या, आप लोग को स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में पता चल गया, आप लोग को सब एनेस्थीसिया मतलब क्लासिफिकेशन पता चल गया, टाइप मतलब टाइप्स पता चल गया और स्टेजेस पता चल गया। और एक चीज है, और एक क्लासिफिकेशन जो पहले यूज होते थे आजकल यूज नहीं होते, लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए, वो क्लासिफिकेशन आप लोग को मैं एक अलग सा बता देता हूँ। मतलब कुछ बुक में आप लोग को मिलेगा, आप लोग देखेंगे तो उसे पहले बोलते थे कॉन्शियस सेडेशन, और आजकल बोलते हैं उसे मॉडरेट सेडेशन। मतलब इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को क्या देते हैं, एंजियोलाइटिक देते हैं, एंजियोलाइटिक देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं और सेडेटिव देते हैं। ये तीनों चीज देते हैं। एंजियोलाइटिक मतलब लाइटिंग मतलब डिस्ट्रक्शन, एंजियो मतलब एंजाइटी, एंजाइटी को जो क्लियर कर दे एंजियोलाइटिक, सेडेटिव मतलब जो सेडेशन करे, एनाल्जेसिक मतलब पेन को जो कम करे। ये सब ज्यादातर इमरजेंसी केसेस में, जो फ्रैक्चर केसेस आते हैं उस केसेस में हम लोग ये मॉडरेट सेडेशन यूज करते हैं। ये अलग सा थोड़ा क्लासिफिकेशन है, फिर भी बहुत बुक्स में ये मिल जाएगा आप लोगों को देखेंगे तो। और इसमें क्या होता है, पेशेंट कुछ अनकॉन्शियस होने का चांसेस नहीं है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है, जिसे हम लोग लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं उसी टाइप का ये यूज होता है मेडिकेशंस। तो आप लोग को ये भी समझ में आएगा। और हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, साइड इफेक्ट ऑफ द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं मोस्टली। साइड इफेक्ट क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, पहले क्या बोला, सीएनएस डिप्रेशन, और क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में मोस्ट कॉमनली हाइपोटेंशन होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होने से इरेगुलर रेस्पिरेशंस होता है, और क्या होता है, टिश्यू परफ्यूजन ठीक से नहीं हो पाता है, स्केलेटल मसल ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, और
गवर्नमेंट साइन सिम्टम क्या है? आप लोग को पता है हर चीज में हम लोग जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में होंगे, जो भी डिजीज है उसका साइन सिम्टम क्या है? नोजिया एंड वोमिटिंग। गवर्नमेंट साइन सिम्टम है, फ्री में मिलता है, सब लोग लिख लेते हैं, भर भर के जितना लिखो उतना मार्क। तो नोजिया वोमिटिंग मत लिखो, और नोजिया वोमिटिंग भी इसमें होता है। सीएनएस को डिप्रेस कर रहा है, मतलब जो सीएनएस डिप्रेशन में दो मतलब है, मतलब जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर का भी दो सेंटर होता है, एक निमोस्टिक सेंटर होता है, एक अपनिस्टिक सेंटर होता है, और कभी हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सीएनएस को डिप्रेस कर रहा है, मतलब आपको एक्टिविटी को कम कर दे रहा है, आप लोग को रिलैक्स कर रहा है, और क्या करता है? हाइपोटेंशन होता है। क्यों हाइपोटेंशन होता है? आप लोग को मैं पहले बोल चुका हूँ, ये वासोडाइलेशन करता है, वासोडाइलेशन की वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। और क्या होता है? इरेगुलर रेस्पिरेशन क्यों होता है? क्योंकि सीएनएस को डिप्रेस कर रहा है। सीएनएस को डिप्रेस करने से क्या होगा? पॉन्स में क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, और मेडुला को भी ये क्या करता है? डिप्रेस करता है। डिप्रेस करने की वजह से क्या होता है? इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है। और टिश्यू परफ्यूजन ठीक से नहीं हो पाता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन ठीक मतलब ज्यादा हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? पेशेंट का साइड इफेक्ट है। हेडेक होता है, हाइपोटेंशन होता है, और ये सब बहुत सारे साइड सिम्टम्स आते हैं। तो पेशेंट को हम लोग देख के, पेशेंट को बॉडी वेट को देख के, बॉडी सरफेस एरिया को देख के, जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं? डोज डिसाइड करते हैं। तो डोज डिसाइड काम करने वाला एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का है, और उतना हम लोग नर्सिंग में पढ़ते नहीं है, जितना भी हम लोग को भी चाहिए नहीं है। नर्सिंग के लिए जितना चाहिए था हम लोग को पढ़ा दिया। और एक चीज है, एनेस्थेसिया मशीन काम कैसे करता है? एनेस्थेसिया मशीन कैसे काम करता है? एनेस्थेसिया मशीन क्या होता है? तीन चीज काम करता है। पहले जो कंट्रोल है, जैसे जनरल एनेस्थेसिया में क्या होता है ना, पेशेंट क्या होता है ना, उसमें उसका जो रेस्पिरेशन है वो सब कंट्रोल एनेस्थेसिया मशीन करता है। जैसे कि एनेस्थेसिया जो इनहेलेशन एनेस्थेसिया है वो लंग्स को देना, और लंग्स को ऑक्सीजन देना, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना। ये तीन मैकेनिज्म करता है। कौन क्या करता है? पहला क्या करता है? ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेना, उसके साथ इनहेलेटिक जो एनेस्थेटिक एजेंट है उसको लंग्स में देना। ये सब प्रैक्टिकल चीज है। जितना प्रैक्टिकल चीज आप लोग सीखोगे, थ्योरी बेस करके प्रैक्टिकल सीखने का अलग ही मजा होता है। वो लोग आप लोग सीखोगे तो बहुत मजा आएगा। जो लोग, मेरा भाई बहन जो भी है, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, जो भी काम कर रहे हैं ओटी में, एनेस्थेसिया कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, वो आप लोग को यूज करना भी पता होगा। उसके साथ आप लोग को थियोरिटिकल नॉलेज होगा, तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये हम लोग का छोटा सा टॉपिक था एनेस्थेसिया। इसमें एनेस्थेसिया के बारे में पढ़े, एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में पढ़े, टाइप्स के बारे में पढ़े, क्या क्या उसका स्टेजेस होता है एनेस्थेसिया देने के बाद, उसका स्टेजेस के बारे में पढ़े, मोस्ट कॉमनली क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में पढ़े, और एनेस्थेसिया मशीन काम कैसे करते हैं हम लोग को पता चला। तो ये हो गया हम लोग का टॉपिक एनेस्थेसिया। तो हम लोग को ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग कोशिश किए कि कितना छोटे में से हो सके। तो ये हम लोग का छोटा कोशिश था। आप लोग हम लोग का चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग का ये जो टॉपिक है ऑन डिमांड पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोग को कोई मतलब डिमांड, हम लोग आए और एनेस्थेसिया पढ़ा दिया। ये ऑन डिमांड टॉपिक है। एनेस्थेसिया कोई डिमांड हुआ था, डिमांड के बाद ये टॉपिक एनालिसिस पढ़ा। आप लोग का भी जो डिमांड है आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद हम लोग डिसाइड करके आप लोग को जो भी टॉपिक है आप लोग के पास हम लोग मतलब शेयर कर देंगे वीडियो को। आप लोग ऐसे एक इंडिया का एक ऐसा ही चैनल है जो आप लोग का डिमांड के हिसाब से पढ़ाता है, एबी नर्सिंग एजुकेशन। उसमें हम लोग आपको विद्यार्थियों के लिए जो भी आप लोग का डिमांड है वो लोग सब किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। हम लोग के साथ जुड़े रहिए, हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग का आधा अधूरा ज्ञान, जैसे कि आप लोग को पता होगा अधूरा पति और अधूरा प्रेमी कुछ काम के नहीं होते, ऐसे ही लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरियस थिंग। आप पूरा पढ़िए, आप वीडियो देखिए, उसके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग के साथ जितने भी जो भी परिस्थिति हो हम लोग खड़े हैं। हम लोग का नर्सिंग एजुकेशन, हम लोग का टेक्निकल मेंबर जो रात बना के वीडियो को एडिटिंग करते हैं, उन लोग के लिए बहुत थैंक यू, और आप लोग के लिए बहुत थैंक यू। आप लोग जो हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं और इस वीडियो को देखिए, क्या प्रॉब्लम बताइए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।